उन कम ऐसे भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्होंने आकाशवाणी की सेवा के बदौलत इतने सारे शहरों में जाने का मौका मिला कि कम लोगों को मिला, मेरे सहकर्मियों को नहीं मिला। मुझे लगता है कि जो जगह मुझे मेरी स्मृतियों में सबसे ज़्यादा उसने प्रभाव छोड़ा है वो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला अंजाऊ। मैंने अपने पिताजी के व्यक्तित्व में एक बड़ा ही बहुत ही व्यापक परिवर्तन देखा और बड़ा चौंकाने वाला देखा कि जो शख्स इतने साल तक बिल्कुल नहीं लिखता था, बहुत कम लिखते थे, साल में कभी एक आध कोई चीज़ लिख दी, वो अचानक मेरी माँ की मृत्यु 2012 23 अक्टूबर को हुई। उसके बाद वो रेडियो कॉलोनी लखनऊ में हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन फिर वो नियमित रूप से कुछ ना कुछ लिखते थे और उन्होंने कुमाऊनी में बहुत लिखा, क्वाथ करके, क्वीड़ वो होता है एक जो लोकल लिंगो है वो, तो उसमें जैसे कहना चाहिए कि पर्सनल बातचीत जैसी चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने मेरा ओलिया गांव जैसी किताब लिखी, उन्होंने फ़कीरों के शहर इलाहाबाद में लिखा। 1975 की बात है, तो उस समय जुनेको ताबेई वो एवरेस्ट पे चढ़ी, तो मेरी माँ ने, पड़ोस में एक चाची जी रहती थी, मिश्रा चाची जी, तो उनसे कहा कि अरे कमलेश की अम्मा देखो एक महिला जो है एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अरे पुतुल की अम्मा, हम लोग पास तो इतना काम रहता है, फुर्सत ही नहीं कहीं जाने की। दोस्तों नमस्कार, बतकही श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रतुल जोशी जी। इनके पास एक लंबा अनुभव रेडियो का है और कई विधाओं में इन्होंने काम किया है, लेखन भी किया है और अपनी आवाज़ की जो जादूगरी है उससे भी आपको कहीं न कहीं सुनने और समझने को मिला होगा। बहुत अच्छी तरीके से कहानियों का पाठ करते हैं, कई सारे रेडियो नाटक उन्होंने लिखे हुए हैं और एक नाटक उनका हिंदुस्तान से बाहर भी खेला गया है। आज हमारे साथ उनसे एक लंबी बातचीत करेंगे जिसमें आप भी शामिल रहेंगे। सर, आपकी रेडियो की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और अब उसकी क्या यादें आपके पास हैं? देखिए, मेरी रेडियो की यात्रा बहुत पुरानी है, 1973 से शुरू हुई। तब मैं केवल 11 साल का था और आकाशवाणी इलाहाबाद के बाल संघ कार्यक्रम में मुझे कंपेयर बनने का मौका मिला। उस समय बाल संघ कार्यक्रम जो होता था वो सजीव जाता था। बाद में पटना आकाशवाणी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ किसी बच्चे ने ऐसे शब्द बोल दिए थे कि बाद में वो रिकॉर्डेड होने लगा 87 के बाद। तो रेडियो को मैंने बहुत शुरू से देखा, 73 से देखा और मेरी यात्रा का समापन हुआ है 2022 31 मार्च को आकाशवाणी अल्मोड़ा से। इन वर्षों में रेडियो को मैंने बहुत बदलते हुए देखा और रेडियो के भीतर बहुत सारी प्रतिभाओं से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे हमारे जो सहकर्मी थे, हमारे जो कॉम्पियर्स थे, अनाउंसर थे, वो बहुत टैलेंटेड रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। जैसे 2004 से 2007 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पोस्टेड था, फिर 2013 से 2016 में शिलोंग में था। तो मुझे अलग अलग जनजातियों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद अपना जो आखिरी हमारा पड़ाव था वो अल्मोड़ा था और ज़्यादा समय मैंने लखनऊ में गुजारा, यद्यपि शुरुआत मैंने आकाशवाणी कानपुर से की। सर, कौन से शहर हैं जो आपकी यादों में बसे हैं? देखिए, रेडियो के कार्यक्रम के निर्माण के दौरान मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिला, एक जगह नहीं। और इस मामले में मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं उन कम ऐसे भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्होंने आकाशवाणी की सेवा के बदौलत इतने सारे शहरों में जाने का मौका मिला कि कम लोगों को मिला, मेरे सहकर्मियों को नहीं मिला। मुझे लगता है कि जो जगह मुझे मेरी स्मृतियों में सबसे ज़्यादा उसने प्रभाव छोड़ा है वो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला अंजाऊ।
ये बात है 2007 की। 2007 फरवरी में लोहित ज़िले को काट कर अंजाउ ज़िला बनाया गया। अंजाउ ज़िला भारत का सबसे पूर्वी ज़िला है। तो उसके जो उद्घाटन के अवसर पर उस समय अरुणाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कलिखो पुल थे, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, तो उन्होंने मुझे पर्सनल इनवाइट भेजा था। और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो बड़े उत्साही व्यक्ति थे, अरुणाचल के ही एक गालो जनजाति के वो थे। तो उन्होंने कहा नहीं आपको जाना चाहिए, और उन्होंने ऑफिस की गाड़ी मुझे दी और कहा कि वहाँ पर 1962 में भारत चाइना जो युद्ध हुआ था उस वजह से उस जगह ज़रूर जाना चाहिए। उससे थोड़ी दूर पे दोंग है जहाँ पर सूर्य की पहली किरणें भारत में प्रवेश करती हैं। तो वो जो ब्यूटी है उस इलाके की, उस इलाके को देखने का मुझे अवसर मिला। उसे जिस ज़िले को काट के बनाया गया था, तेजू ज़िले को, उस तेजू ज़िले में भी आकाशवाणी केंद्र, और बाय द वे वहाँ मैं 10 दिन हेड ऑफ ऑफिस भी रहा हूँ। तो रेडियो की नौकरी के माध्यम से भारत के सुदूर पूर्व में जाने का जब आपको अवसर मिले और आपको देखने को मिले कि बिल्कुल अलग किस्म का कल्चर है, जनजाति कल्चर वहाँ काफ़ी हावी है, मुझे लगता है कि वो सबसे लंबी यात्रा मैंने की रेडियो की नौकरी के मार्फत। इसके अलावा बहुत सारी जगह मैं रेडियो के नौकरी के दौरान रहा। जैसे मैं 1 महीना ज़ीरो में रहा। ज़ीरो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है जो कि 5000 फीट की ऊंचाई पर है। लोअर सुबानसिरी ज़िले का हेडक्वार्टर है, और ज़ीरो का उस गणित के ज़ीरो से कोई लेना देना नहीं है। ज़ीरो बेसिकली एक जनजाति थी, ज़ीरो नाम की, जो वहाँ रहती थी। तो वो ईटानगर से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैं 1 महीना रहा 2005 के जनवरी में, और मैंने उनका एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल होता है मुरुंग, उसको कवर किया। अखबारों के लिए लिखता था, हिंदुस्तान अखबार में काफ़ी मेरी रपट छपती थी। तो मैंने देखा कि किस तरह से जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, जो बहुत इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन वहाँ भी जीवन कितना उत्साह के साथ है, लोग कितना लाइफ को एंजॉय करते हैं। उस मुरुंग फेस्टिवल में, अब तो वो परंपरा शायद ख़त्म हो गई, वो एक कार्निवाल की तरह से 15 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालते थे, और उसमें कोई पुरुषों का एक ग्रुप जो है वो स्कूल जाती हुई छात्राएं बना हुआ है, कोई जोकर बना हुआ है, कोई ग्राम बूढ़ा बना हुआ है। तो ये जो हमारा देश है, इसको जानने का अवसर मुझे रेडियो से बहुत मिला। क्योंकि मुख्यतः होता क्या है कि देखिए, आप जो राष्ट्रीय जो मुख्यधारा तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया है, ये नोएडा और मुंबई में बैठ के ही सारी वो प्रसारण करते हैं। लेकिन जो हमारा देश अलग अलग छोटे छोटे स्थानों में जीवित है, वहाँ जो स्पंदन है, जो वहाँ पर उसका जनजाति सौंदर्य है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। जैसे मैं बताऊं आपको कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है किसामा। किसामा को हेरिटेज विलेज बनाया गया है। किसामा में हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल लगता है। मैंने उसको 4 बार कवर किया। 2 बार तो मैं सरकारी दौरे पे गया, 2 बार अपने पैसे से गया। तो जब चौथी बार मैं गया 2019 में, तो वहाँ पर कहीं कोई रहने के लिए सारे होटल भरे थे। तो आकाशवाणी कोहिमा के हमारे मित्रों ने कहा कि आप एक गांव में, वहाँ एक नया कम्युनिटी सेंटर बना है, आप रह जाइए। मैंने कहा ठीक है, रह जाते हैं। वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि शाम के समय वहाँ के जो लोग हैं वो कम्युनिटी सेंटर में खूब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और उन्होंने बड़ा वेलकम किया मुझको। एक तरह का जो लोगों ने अपनी मानसिकता में भय आरोपित कर रखा है, ये कि आप कहीं जाएंगे तो वहाँ आप, खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो बहुत ही गलत धारणाएं हैं। जबकि आप अलग अलग इलाकों में जाएं नॉर्थ ईस्ट के, तो आपको वहाँ पर इतना स्नेह मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना आपको खुलूस मिलता है, इतनी आत्मीयता मिलती है कि मैंने 6.5 साल तकरीबन नॉर्थ ईस्ट में गुजारे, और कभी मुझे ऐसा कोई भय नहीं लगा, कभी ऐसा कहीं मेरे दिमाग में संदेह नहीं रहा। बहुत अच्छा लगा। आप अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं,
तो जो आज की तारीख में बड़ा सुनने को मिलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, तो पूर्वोत्तर में भारत की क्या छवि है देखिए भारत से जोड़ करके देखने में? देखिए पूर्वोत्तर के बारे में एक बड़ी अजीब सी धारणा है कि उसको एक इकाई माना जाता है। पूर्वोत्तर एक इकाई नहीं है। पूर्वोत्तर 8 राज्यों का अलग अलग संस्कृतियों का समूह है, जिसमें अगर हम मिजोरम देखें, नागालैंड देखें, अरुणाचल प्रदेश देखें, तो वहाँ जनजातीय संस्कृति का बाहुल्य है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियां हैं, उसके अलावा जो छोटी छोटी जनजातियां मिलाएं तो उसकी तादाद तकरीबन 90 से 100 के बीच में आती है। इसी तरह से अगर हम नागालैंड देखें तो नागालैंड में जो मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की, तो उसमें उनके कम से कम 15 जनजातियों के तो पारंपरिक आवास उसके सामा में बना रखे हैं हेरिटेज विलेज में। उसमें चाहे पोचुरी है, चाहे उसमें आओ है, उसमें चाहे अंगामी है। तो अब ये जो नागालैंड है या मिजोरम है, इसमें क्रिश्चियनिटी का बहुत असर है। अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियनिटी का असर उस हिसाब से नहीं है। वहाँ पर जो उसका सेंट्रल अरुणाचल है, मध्य अरुणाचल है, उसमें वहाँ पर जो लोकल गॉड्स हैं, नेचुरल गॉड्स, जैसे उनके यहाँ दोनी पोलो है। अब दोनी पोलो एक स्थानीय इंडिजीनियस फेथ कहते हैं उसको, स्थानीय आस्था। तो इंडिजीनियस फेथ के प्रतीक हैं दोनी। उसमें सूर्य है, पोलो चंद्रमा है, वो कोई गॉड नहीं है। इसी तरह से जो वेस्टर्न अरुणाचल है, उसमें अगर हम तवांग साइड में जाएं तो वहाँ बुद्धिज़्म है। ईस्टर्न साइड में भी बुद्धिज़्म का महायान है। महायान वेस्टर्न साइड में है तवांग में, और हीनयान पंथ जो है वो ईस्टर्न साइड में है। और पिछले वर्षों में क्रिश्चियनिटी का भी वहाँ प्रसार हुआ है। इसी तरह से अगर हम देखें तो असम है। अब असम में, असम को भी हम एक तरह से नहीं मान सकते। असम का जो ऊपरी असम है, उसकी जो संस्कृति है अहोम संस्कृति, जिसमें बिहू जैसे लोक पर्व हैं, और उसका जो दक्षिण हिस्सा है वो बांग्लादेश से जुड़ा है, चाहे वो हैलाकांडी हो, सिलचर हो, तो वहाँ पर आपको बांग्ला का ही वर्चस्व दिखाई देगा। त्रिपुरा में आप देखिए तो त्रिपुरा में बांग्ला भाषा का बहुत वर्चस्व है। वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बहुत सारे बंगाली जो बुद्धिजीवी थे उनको बुलाया था। तो एक ये होमोजीनियस इकाई नहीं है, इसके हर इकाई का अपना सौंदर्य है। और जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है, तो राष्ट्रीयता का जो प्रश्न है वो इसलिए अब बहुत स्पष्ट है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर कम हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसा होता है। फिर दूसरी बात है कि दिल्ली से बहुत दूर है, तो अब वहाँ के बच्चे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, आपको वहाँ पर जॉब के लिए मिलेंगे। आप अगर बेंगलोर के किसी भी होटल में जाएं, मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ, तो हर होटल में एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा ज़रूर होगा। अच्छा, उनको पसंद भी किया जाता है क्योंकि एक तो थोड़े स्मार्ट होते हैं, देखने में सुंदर हैं, और थोड़े, दूसरी बात है काम के प्रति उनकी जो लगन है वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये बात कुछ साल पहले तक उत्तर पूर्व भारत एक अजूबा था मुख्य धारा के भारतीयों के लिए। उनको लगता था कि वहाँ पता नहीं कैसे, और गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि लोग वहाँ पर कुत्ता खाते हैं या वहाँ पर महिलाओं का शासन होता है। ये सब बिल्कुल, इसमें बहुत ये आंशिक तौर पे सत्य है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता खाने की प्रथा नहीं है, नागालैंड में है। वहाँ पर कोहिमा के बाज़ारों में मैंने देखा है कि डॉग मीट अवेलेबल हेयर करके है, लेकिन ये उनकी फूड हैबिट है। मुझसे एक बार एक नगा लड़की ने कहा कि आप लोग जब गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो कुत्ता खाने में क्या दिक्कत है? मैंने उनसे कहा नहीं, ये हमारे उसके प्रति जो परसेप्शन है उसको लेकर है। लेकिन वो अपने तर्क में सही थी। तो लेकिन वो एक बहुत छोटे इलाके में है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट उसमें कहीं इस तरह की प्रथा नहीं। नागालैंड और कुछ अरुणाचल कुछ जनजातियों में हो सकता है। इसी तरीके से महिलाओं का बता दिया कि साहब वहाँ पर तो महिलाओं का शासन चलता है। जबकि मज़े की बात यह है कि मेघालय की खासी और गारो जनजाति के अलावा पूरे उत्तर पूर्व भारत में
कहीं पर भी मैट्रिलिनियल सिस्टम नहीं है, वो मैट्रियार्कल नहीं है, वो मैट्रिलिनियल है। उसमें जो जैसे खासी जनजाति में जो सबसे छोटी लड़की होती है उसको प्रॉपर्टी मिलती है माँ बाप की, इसका भी तर्क था कि जो सबसे छोटी लड़की होगी वो ज़्यादा समय तक अपने माँ बाप की सेवा करेगी, इसलिए उसको संपत्ति मिलती है। लेकिन जो लोग जाते नहीं हैं, जो लोग सिर्फ अफवाहों पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने जाके वहाँ का जीवन देखा नहीं, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। तो आज भारत में एक बहुत बड़ा संक्रमण का दौर है। अलग अलग राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ पर रोज़गार के लिए, क्योंकि रोज़गार के अवसर भी कुछ राज्यों में ज़्यादा हैं। मैं जानता हूँ कि शिलोंग के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कि वहाँ बीटेक किया है, वो नौकरी करने के लिए चेन्नई भी जाते हैं। चेन्नई जैसी गर्म जगह में कई लोग छोड़ के भी वापस आ गए। या आपको पुणे में बहुत मिलेंगे बच्चे, आपको मुंबई में मिलेंगे, आपको हैदराबाद में मिलेंगे, आपको बेंगलुरु में मिलेंगे। तो एक इंटरेक्शन। अच्छा, फिर जो केंद्रीय सेवाओं के लोग गए, जैसे हम गए आकाशवाणी की तरफ से, तो हमसे भी उनका इंटरेक्शन होता है। इसी तरह भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना का कमांड जो है वो ईस्टर्न कमांड शिलोंग में है। तो वहाँ पर ऐसी कोई अजनबियत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि शिलोंग के जो अधिकतर टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो बिहारी हैं और वो लोग वर्षों से वहाँ पर हैं। इसी तरह मैंने अरुणाचल के बहुत इंटीरियर क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहाँ पर रोजगार करते देखा। कोई दुकान खोल के बैठा हुआ, कोहिमा जैसी जगह में। असम तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि गुवाहाटी का फैंसी मार्केट 150 सालों से वहाँ पर मारवाड़ी व्यापारी काम कर रहे हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। और एक बात ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत केवल 0.5 था। तो 82 में जब ये नेफा से अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के तौर पे बना और 1987 में ये राज्य बना, तो उस समय वहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए वहाँ पर पूरे देश से लोग गए। वहाँ की जो पुलिस थी उसमें 80% उत्तर प्रदेश और बिहार और देश के दूसरे राज्यों के लोग थे, 20% केवल अरुणाचल के लोग थे। जो स्टेनो थे वो मलयाली लोग थे। केरल वालों ने अपना एक मंदिर ईटानगर में बना रखा है, क्योंकि 500 परिवार मलयाली परिवार थे जो कि अरुणाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं थी, प्रदेश को चलाना था। इंजीनियर्स, अध्यापकों का तो यह हाल है कि आप आज भी अरुणाचल प्रदेश के बहुत सुदूर और बहुत ही अंदरूनी इलाकों में यूपी और बिहार के टीचरों को देख सकते हैं, लोगों को वहाँ अध्यापन करते हुए। तो एक इस तरह की भी चीज़ें पैदा हुई कि जो भौतिक आवश्यकताएं थीं, उन भौतिक आवश्यकताओं ने, अब आपको एक स्टेट चलाना, 87 में अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर राज्य के तौर पे आ गया। छोटी सी जनसंख्या, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। मैं जब 2004 में था तो 2004 में भी वहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, और उसका जो क्षेत्रफल है वो सारे उत्तर पूर्व राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का है। तो आप अगर जाएं और आप नॉर्थ ईस्ट में घूमें तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा इंटीग्रेशन तो कहीं हुआ ही नहीं है। अलग अलग राज्यों के, अब बताइए, केरल के लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में वहाँ स्टेनो का काम कर रहे थे, उनकी दूसरी पीढ़ी वहाँ पर काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग वहाँ पर अध्यापन से लेकर पुलिस की नौकरी कर रहे थे। इसी तरीके से असम में आप देखें तो राजस्थानी लोगों का 150 साल का इतिहास है। वहाँ के जो बड़े बड़े वहाँ के रंगकर्मी और लेखक जो है वो मारवाड़ी लोग हैं। तो एक बहुत इस तरह का गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते को जानने की ज़रूरत है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद देखना चाहिए। अब जब रेडियो में आए तो क्या सपने थे आपके, और कौन से नए नए कार्यक्रम आपने उन सपनों के लिए शुरू किए? देखिए, रेडियो में आना हमारे लिए, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ये कि मैं 85 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA कर रहा था।
और उस समय सेशन बहुत लेट चल रहा था, तो हम लोग सामने ये था कि पता नहीं आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं। 80 में मैंने दाखिला लिया और वो बीए जो है 83 में जाके ख़त्म हुआ। उसके बाद जब एमए में आए तो एमए फाइनल भी 85 तक नहीं पूरा हुआ था। तो हम लोग इस तरह से बेचैन थे नौकरी पाने के लिए कि हर जगह ट्राई कर रहे थे। हमें एकेडमिक्स में जाने का हमने विचार छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें पता नहीं कितना लंबा समय लगना था। तो 1985 में मेरी नौकरी ग्रामीण बैंक में लग गई। इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मैं अधिकारी हो गया। लेकिन ग्रामीण बैंक की नौकरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बैंकिंग जैसी चीज़ से हमारा कभी कोई वास्ता नहीं रहा, ना कोई उस तरह के संस्कार थे, घर में साहित्यिक परिवेश था। तो उसी बीच में मेरा सिलेक्शन आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव पद पर हो गया। तो मैं 2 लोगों से मिला जिन्होंने मुझे गाइड किया। एक मेरे पिता तुल्य और गुरु भैरव प्रसाद गुप्त जी, और दूसरे उपेंद्र नाथ अश्क जी। दोनों हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, इलाहाबाद में लुकरगंज में के पास 5 खुसरोबाग रोड, नीला प्रकाशन। उपेंद्र नाथ अश्क जी का घर था और भैरव जी पहले लुकरगंज में रहते थे, बाद में बेनीगंज चले गए। तो भैरव जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। भैरव जी ने कहा कि देखो, बैंक में केवल गणित का खेल होता है, अंक गणित। वहाँ तुम घटाना जोड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। और रेडियो में तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। उन्होंने कुछ दिन आकाशवाणी में सर्विस भी की थी। तो इसी तरह से अश्क जी ने भी कहा कि नहीं, तुम्हें रेडियो की नौकरी करनी चाहिए। तो मैं कम तनख्वाह पे आकाशवाणी में आया। ग्रामीण बैंक में मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी, लेकिन उसे छोड़ के मैं आया। और सबसे पहले 4 साल में कानपुर में रहा। कानपुर स्टेशन जो है वो विज्ञापन प्रसारण सेवा केंद्र है। वो उसका प्रोटोटाइप ही नहीं है जो कि प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पर विज्ञापनों में जो है अंत में गोंग वोंग लगाने का काम था। फिर जब मैं लखनऊ आया 1992 में, मेरी शादी हो गई थी, मेरी पत्नी यहीं के स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैं लखनऊ में मैंने सोचा कि यहाँ पर कम से कम पत्नी भी नौकरी कर रही है। तो मुझे एक ऐसे अद्भुत संसार से जुड़ने का मौका मिला जिसको ब्रॉडकास्टिंग का संसार कह सकते हैं। इसमें हम लोगों का भाग्य परिवर्तन होता है 20 अगस्त 2000 को। एक्चुअली 1992 के जुलाई में मैं लखनऊ आ गया था। तो हम ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग करते थे। अच्छा, प्रसारण अधिशासी का काम होता है, उसको ड्यूटी रूम में लगा दिया जाता है ड्यूटी ऑफिसर के नाम से। वो लॉग बुक लिखता रहता है, उनको हम लोग LBW कहते थे, लॉग बुक राइटर। तो कोई बहुत क्रिएटिव वर्क नहीं होता उसका। लेकिन 1999 में मेरा प्रमोशन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पे हो गया। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर मुझे प्रोग्रामों के निर्माण के लिए काफ़ी अवसर मिले। लेकिन 2000 में जब 20 अगस्त 2000 को आकाशवाणी लखनऊ में FM रेनबो की शुरुआत हुई, तो वो एक युगांतरकारी घटना थी हम लोगों के जीवन में। क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे कलीग भी जो कि भरे बैठे थे, जिनका पोटेंशियल बहुत हाई था, लेकिन जिनको मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर एक प्रोग्राम की परिकल्पना मैंने अपने डायरेक्टर के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं एक प्रोग्राम करूंगा FM हेल्पलाइन। और ये FM हेल्पलाइन जो प्रोग्राम है, इसमें हर सुबह हफ्ते में 4 दिन करते थे। एक एक्सपर्ट रहेगा जो कि जनता की समस्याओं का जवाब देगा। और वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है, वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, वो करियर काउंसलर भी हो सकता है। और ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि उसके लिए काफ़ी मैं मेहनत करता था, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 दिन सुबह ऑफिस पहुंचता था। उसके बाद प्रोग्राम 7 बजे तक पहुंच जाता था, 7:30 से 8 प्रोग्राम होता था। फिर घर आता था, फिर 10 बजे जाता था। ये सिलसिला तकरीबन चला 4 साल। 2004 में मैं ईटानगर चला गया मई महीने में। इस प्रोग्राम ने मुझे इतनी सारी चीज़ों से परिचित कराया। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम प्रोग्राम करते थे कि कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो। फिर डॉक्टरी के तो इतने सारे डॉक्टर्स आते थे, क्योंकि एक महीने में 18 प्रोग्राम करने होते थे। उसमें तकरीबन 10 तो डॉक्टर आते थे। तो डॉक्टरी के अलग अलग विषयों के बारे में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या है, यूरोलॉजी क्या है, डेंटिस्ट्री क्या है, ऑर्थोपेडिक क्या है, डायबिटीज़ क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो उसने जो एक व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा विकास किया और जो ज्ञान के एक नवीन क्षेत्रों में प्रवेश करने का मौका दिया, वो आगे के जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। और एक और प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग मैं
करता था और वो केवल 6 महीने किया हमने, लेकिन उससे हमें बहुत सारे साहित्यकारों से जुड़ने का मौका मिला। उसका नाम था कहानी ऐसे बनी। तो उसमें हम एक प्लॉट दे देते थे श्रोताओं को और फिर श्रोताओं से कहते थे कि अब आप कहानी बुनिए, और प्लॉट कोई साहित्यकार देता था। जैसे कामता नाथ जी हमारे प्रोग्राम में आए, शिवमूर्ति जी आए। अच्छा, उसमें सुशील सिद्धार्थ ने मेरी बड़ी सहायता की। जब ये लोग नहीं रहते तो सुशील जी आ जाते थे, और वो इतने इनोवेटिव आदमी थे, इतने उनका मैं जाना बहुत 59 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वाकई कम ऐसे लोग हैं जो हिंदी साहित्य में जो उनके जैसे क्रिएटिव। वो हर हफ्ते एक नया प्लॉट लेके श्रोताओं के सामने। अब पता चला है कि गांव के अंदर लोग रेडियो खोल के बैठे हुए हैं, कहानी सुन रहे हैं, फिर कहानी में आगे क्या होगा। कई बार वो ओपन एंडेड होती थी, कई बार वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचती थी, लेकिन बहुत ही रोचक प्रोग्राम था। तो एक प्रयोग करने का मौका मिला रेडियो में कि कैसे हम जनता के साथ इंटरेक्शन करके साहित्य को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर एक प्रोग्राम किया था, ये प्रोग्राम हमारा कहानी ऐसे बनी केवल 6 महीने चला। इसके बाद एक प्रोग्राम किया जिस प्रोग्राम का नाम था आते जाते, उसमें विदेश यात्राओं पर था और रविवार की शाम को होता था। अब वो इतना पॉपुलर था कि लोग कारों में अपना जो है वो 7 बजे खोल लेते थे कि आज किस कंट्री में जोशी जी ले जा रहे हैं, और कभी उसमें कोई डॉक्टर है जो कि स्कॉटलैंड ले जा रहा है, कोई माल्टा ले जा रहा है, कोई जापान ले जा रहा है, कोई यूएस, कोई रूस। तो इस तरीके से एक ज्ञान का इतना विपुल विस्तार था। अच्छा, एफएम अपने आप में एक चमत्कार की तरह से था ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि लोग तो ये कहते थे हम लोगों से कि यार रेडियो अब कौन सुनता है, आपका रेडियो कौन सुनता है। लेकिन एफएम के साथ ये हुआ, जब ये 2000 में आया आकाशवाणी लखनऊ में, 2020 अगस्त से शुरू हुआ, तो उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो उसका स्टीरियोफोनिक जो कलेवर था, उसमें म्यूज़िक बहुत आपको स्टीरियोफोनिक मिलता। दूसरा मूवेबल था, आपने कार में लगाया तो आप सुनते। अब हम कहीं जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, तो वहाँ एफएम रेनबो बज रहा है। उस समय लखनऊ में केवल शुरुआती दौर में केवल एफएम रेनबो ही था, बाद में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए और उससे हम लोगों की लोकप्रियता भी बहुत बढ़ी। लोग पहचानते थे, लोग कहीं किसी शादी में जा रहे हैं तो घेर लेते थे आकर कि आपकी आवाज़ सुबह सुबह सुनते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है कहीं, कई बार तो ऐसा होता था कि लोग अपने बच्चों की शादी में सिर्फ इसलिए बुलाते थे कि ये आरजे हैं, एफएम आरजे हैं, जबकि मुझे इस शब्द से बड़ी घृणा थी, क्योंकि आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी। हम कहते थे कि हम शुरू में भी मैंने अपने डायरेक्टर साहब को लॉन्च होने से पहले कहा कि देखिए, मैं रेडियो का इस्तेमाल जनता की हेल्प के लिए करना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये केवल दरअसल एफएम का जो कंसेप्ट था वो था अर्बन सेंट्रिक यूथ के लिए। तो हमने कहा अर्बन सेंट्रिक यूथ के लिए आप दूसरे प्रोग्राम कीजिए, लेकिन मैं जो करूँगा वो जनता की समस्याएं कहीं हों। और इसका बहुत अच्छा फल मिलता था कि लोग जो है कई बार बात करते करते रोने लगते थे, अपनी समस्याएं बताते बताते, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमने सुलझाई। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं नूर मंजिल में, अभी भी वो काम करते हैं, डॉक्टर एच नायडू। उनके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम था सुसाइडल टेंडेंसीज पर। आधे घंटे का शो होता था और उसमें माइक जो है वो ओपन होता था। अच्छा, जो हमारे टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो कंट्रोल रूम में उस बीच में दे दिया जाता, बाद में वो विड्रॉ करके अपने पास ले लेते थे। प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं बाहर निकल रहा था डॉक्टर नायडू के साथ, तो कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि एक फ़ोन आ रहा है। तो मैंने कहा भैया प्रोग्राम खत्म हो गया, अब कहानी खत्म, कहाँ? कहने नहीं सर, कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन, आप ज़रा बात कर लें। तो मैं गया, मैंने कहा हाँ बताएं। तो एक महिला का बड़ा थरथराती हुई आवाज़ में कॉल था। उसने कहा कि मैंने अभी आपका प्रोग्राम सुना, 4 साल पहले मेरी माँ ने सुसाइड किया था, 4 महीने पहले मेरी बड़ी बहन ने किया, और मैं आज करने जा रही थी, लेकिन आपका प्रोग्राम सुना। तो अब मैं तो एकदम कांपने लगा कि ये मतलब इस तरह का कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं सोचा था। तो मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा मत करिए, और डॉक्टर एच नायडू को मैंने फ़ोन दिया, मैंने कहा इनको समझाइए। तो उन्होंने जो भी समझाया हो, लेकिन मुझे लगा कि एक व्यक्ति की जान बचाने में भी मैं सहायक हो सका। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रेडियो में करने का मौका मिला एफएम के थ्रू। लेकिन प्राइमरी चैनल पे भी काम किया। प्राइमरी चैनल पे एक बहुत अच्छा काम, और उसमें भी सुशील सिद्धार्थ हमारे सहयोगी थे,
वो था कहानी की कहानी 20वीं सदी की हिंदी कहानी। ये 13 एपिसोड का हमने एक सीरियल बनाया था। और मैं सुशील जी को आज फिर याद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी हम स्क्रिप्ट किसी से लेते थे तो उसको मांझने का काम, वो प्रोड्यूसर वो थे, तो मांझने का काम वो करते थे। और बहुत बढ़िया सीरियल वो बना। उसमें हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी से लेके और 20वीं सदी के आखिर तक जिस तरह की प्रवृत्तियां रहीं, वो उससे पहले भी 1905 का भी हम जिक्र करते हैं। तो ये एक ऐसे टारगेट के लिए था जो कि लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती थी। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आकाशवाणी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आकाशवाणी की संभावनाओं को जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि किस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आकाशवाणी कोई रेवेन्यू जनरेशन का केंद्र तो है नहीं वो, बल्कि अब आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में 13 बोलियों में प्रसारण जाता है, जिसमें 11 बोलियों में समाचार जाता है। इसी तरीके से नागालैंड में 14 जनजाति बोलियों में समाचार जाते हैं। तो हमारा देश जो कि ऐसे अलग अलग बोलियों का देश है, जो जहाँ पर छोटी छोटी जनजातियाँ हैं जिनकी अपनी अपनी बोलियाँ हैं, उसको संरक्षित किसने किया? उसको संरक्षित आकाशवाणी ने किया। लेकिन जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, वो कुछ इतने एलिटिस्ट हैं, इतने वेस्टर्नाइज्ड हैं कि उन्होंने आकाशवाणी की भारतीय संदर्भ में उन क्षमताओं को समझने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। इसलिए आज जो लोग रेडियो में काम कर रहे हैं, खासकर आकाशवाणी में काम कर रहे हैं, उनको शायद वो सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि अब स्टाफ बहुत कम हो गया। हम लोग इस मामले में भाग्यशाली थे कि हमें कहीं भी जाना होता था, एक प्रपोजल देते थे, तुरंत वह स्वीकृत हो जाता था। नॉर्थ ईस्ट में था तो कितने फेस्टिवल्स दिल्ली के जो उनकी एक सांस्कृतिक पत्रिका थी उसके लिए मैंने कवर किए, चाहे बिहू का हो, चाहे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, या और भी जो स्थानीय उत्सव हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात को समझा जाना चाहिए कि आकाशवाणी जैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के केंद्रों की बहुत ज़रूरत है देश में, अगर देश को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। क्योंकि ये देश इतनी अलग अलग बोलियों का, इतनी भाषाओं का देश है, और उसको कैटर केवल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ही कर सकती है, उसको कैटर निजी चैनल नहीं कर सकते हैं। और मुझे बड़ा इस बात के लिए मतलब फ़ख्र है कि जैसे मैं शिलोंग में था तो मुझे कुछ दिन के लिए उन्होंने खासी प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया। मेरी पोस्टिंग आकाशवाणी शिलोंग में पहले हुई, बाद में वहाँ पर 2 केंद्र हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस भी है, तो 6 महीने बाद मैं नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस में चला गया। लेकिन जब मैं आकाशवाणी शिलोंग में था, मैंने कहा कि अपने डायरेक्टर से कि भैया मुझे तो खासी का खा भी नहीं मालूम, आप तो, उन्होंने कहा नहीं, आपको एक असिस्टेंट दे दिया जाएगा। तो एक ये इतने रोचक अनुभव रहे कार्यकाल के दौरान कि जिसने कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत समृद्ध किया। और मुलाकातें तो ऐसे ऐसे लोगों से हुई हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बहुत कम लोगों के हिस्से में मुझे लगता है ऐसा पड़ता होगा। आपने बहुत सारे रेडियो में काम करते हुए आपने बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई होंगी। कौन से वो लोग हैं जिनकी यादें अभी तक आपके पास हैं? देखिए, एक प्रोग्राम मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती थी रेडियो ईरान की तरफ से। उस प्रतियोगिता में पूरे दुनिया से लोग एंट्री भेजते थे, और उसमें जो सेलेक्ट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, उसको तेहरान आने का मौका मिलता था। वहाँ के उसमें फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता था। तो एक प्रोग्राम जिसने मुझको तेहरान तक का टिकट दिलाया, ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरी एक कलीग आकाशवाणी लखनऊ में, वो 2 बार से अपने प्रोग्राम के बदौलत तेहरान जा रही थी, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि आखिर ये भाई क्या मोडस ऑपरेंडी है, तो मैं भी कुछ ट्राई करूं। तो पता चला कि साहब वहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है और इंटरनेशनल रेडियो मीट है, और उसमें जिसका सेलेक्ट हो जाता है तो उसको वहाँ जाने का टिकट मिलता है, और आकाशवाणी की तरफ से आप जा सकते हैं।
तो पता नहीं कहाँ से एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं कि जो बिल्कुल अलग हो। नॉर्मली हम लोग जो रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे किसी विषय पे बना ली कि फिरोज़ाबाद का चूड़ी उद्योग या कतरनिया घाट या दुधवा नेशनल पार्क। ये मैंने सोचा कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि मुझे टिकट मिल जाए वहाँ जाने का, और अगर प्राइज़ मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो वो प्रोग्राम जो मैंने कंसीव किया वो प्रोग्राम हिट कर गया, और उसने मुझे जो इंटरनेशनल रेडियो फेस्टिवल ऑफ ईरान होता था उसमें नॉमिनेशन मेरा हो गया। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम था कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो सपने में क्या देखते हैं, हाउ द ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल ड्रीम्स द वर्ल्ड। क्योंकि उनकी तो आंखें बंद होती हैं लेकिन सपने उनको आते होंगे, तो उनके सपने क्या होते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, राकेश जैन साहब, डॉक्टर राकेश जैन। वो अंग्रेजी के व्याख्याता हैं और विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन अपने उस शारीरिक अक्षमता के बावजूद वो बड़े ऊर्जावान हैं। नेशनल डिग्री कॉलेज में वो एडमिशन कमेटी के इंचार्ज होते हैं, और बड़े ही मतलब उन्होंने अपनी अक्षमता को बिल्कुल उस पर विजय प्राप्त कर रखी है। तो उनसे मैंने बात की, फिर उन्होंने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों का हमें एड्रेस दिया, परिचय करवाया, उनके पास गया मैं। फिर 14 मिनट और 30 सेकंड का प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम बहुत ही अलग तरह से था, वो एक पारंपरिक ढांचे में नहीं था। तो उस प्रोग्राम को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि बहुत बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड हो गए थे, लेकिन वो किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कहीं पर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़े प्रेरणा की बात थी कि कैसे आप अपनी शारीरिक अक्षमता को आप किस तरीके से उस पर अपने दृढ़ निश्चय से आप उसको विजय प्राप्त कर सकते हो। और उस प्रोग्राम को बनाने में वाकई 1.5 महीने लगे मुझे 15 मिनट प्रोग्राम बनाने में। और उस पर हमारे एक साथी आलोक श्रीवास्तव हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एडिटिंग की, और बिल्कुल अलग तरह का प्रोग्राम था वो, जो कि जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम बनाते थे उसको हमने छोड़ दिया। और वहाँ गए तो देखा कि वहाँ हमसे ज़्यादा गज़ब के प्रोग्राम थे वहाँ पे। तो यद्यपि मेरे प्रोग्राम की भी लिसनिंग दुनिया के अलग अलग देशों में हुई थी। पहले तो वो ईरान वाले ही करते हैं, उसके बाद वो एक पूरी लिस्ट बनाते हैं, उसमें कई प्रतिभागी होते हैं, फिर उसके बाद उसको कई अलग अलग जगह भेजा गया। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो मेरा नंबर नहीं रहा, लेकिन ये भी देखने का मौका मिला कि जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो किस तरह का था। हमारे देश में असल में एक प्रॉब्लम क्या है रेडियो के साथ, कि रेडियो में हमने साउंड का क्रिएटिव यूज़ करने की कभी नहीं सोची। रेडियो एक साउंड मीडियम है, और साउंड मीडियम में आप साउंड के अंदर कितने तरह के प्रयोग हो सकते हैं। रेडियो स्टेशंस क्या होते हैं, वो एक तरह से एक सूखी सूखी टॉक प्रसारित कर देंगे, या कोई नाटक भी बना दिया तो उसमें वही एक स्टीरियोटाइप म्यूज़िक रहेगा। ये कोई कभी उस संभावनाओं के द्वार नहीं खोले गए, जबकि स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ एफएम आ गए थे, कि कैसे एक रिसर्च सेंटर होता कि जैसे साउंड इंजीनियरिंग है, फिल्मों में जिस तरह से साउंड क्रिएट किया जाता है। तो रेडियो को मैं आज भी लोकल टैलेंट का लोकल प्लेटफॉर्म मानता हूँ, और उसकी शुरुआत हमारी इलाहाबाद से ही हुई। तो एक इस प्रोग्राम का मैंने आपसे जिक्र किया जिसमें कि मुझे बहुत आनंद आया। फिर इसके अलावा एक प्रोग्राम मेरा नेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट हुआ, कई प्रोग्राम हुए थे नेशनल लेवल पे, लेकिन एक बिहू पे बनाया। तो असम का जो ये लोक नृत्य है बिहू, ये ऊपरी असम में बहुत ही पॉपुलर है, खास करके आपके जो डिब्रूगढ़ है और उसके अलावा शिवसागर तो इसकी जन्मभूमि है, उस इलाके में ये, और अब तो गुवाहाटी में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो बिहू के कार्यक्रम के लिए मैं 5 साल लगातार गया उन इलाकों में। फिर मुझको जब मैं लखनऊ आ गया तो फिर मुझे आकाशवाणी महानिदेशालय ने भेजा कि आप राष्ट्रीय पत्रिका के लिए नेशनल प्रोग्राम फीचर के लिए आप बिहू पर प्रोग्राम बनाइए। फिर मैं गया तो बिहू पर भी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा लंबा चौड़ा, और ये देखने का अवसर मिला कि असम जैसी जगह को, जिसको कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पे असम को इतना मतलब पावरफुल स्टेट भी नहीं माना जाता,
और लोक संस्कृति के मुकाबले में आप देखें तो असम के मुकाबले में बंगाल को हमेशा प्रायोरिटी मिली। सारा कुछ जो हिंदी क्षेत्र हैं वो बंगाल के बारे में ही जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर और काजी नजरुल इस्लाम तक। लेकिन असम में लोक संस्कृति के जो संस्कार हैं, खास करके ऊपरी असम में, मैं साउथ असम की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ बांग्ला कल्चर हावी है, लेकिन जो गुवाहाटी से हम जब डिब्रूगढ़ की तरफ जाते हैं तो जिस तरह के लोगों की नस नस में बिहू घुसा हुआ है, वो एकदम इतने उन्मुखता के साथ डांस करते हैं, इतनी तैयारी के साथ डांस करते हैं, उसमें अब इतने तरह के फ्यूज़न होने लगे हैं कि वो उसके लिए इतनी वर्कशॉप्स होती हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में हम लोग भांगड़ा के बारे में बात करते हैं, हम लोग बाउल के बारे में बात करते हैं, हम लोग होली के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिहू जैसा पर्व जो कि एक बड़ी जनसंख्या के बिल्कुल उनके जीवन में बचपन से ही प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रोग्राम को भी करने में मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा वो एक डॉक्यूमेंट्री बन पाई जो उसके प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग मौके मिलते रहे। कोई एक मतलब विषय पे काम नहीं किया। एक मैंने प्रोग्राम बनाया था रोल ऑफ बैम्बूज इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें उसके लिए मैं त्रिपुरा गया, उसके लिए मैं मिज़ोरम गया, उसके लिए मैं असम गया, मेघालय में ये देखा कि किस तरह से बैम्बू यानी बांस जो है वो उत्तर पूर्व भारत के जीवन के हर क्षेत्र में है। वो खाने में आप देखिए तो बांस का अचार है, घरों में बांस के जो है वो दरवाजे तक बने रहते हैं। यद्यपि उस क्षेत्र में भी जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ उसको, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ बांस ज़्यादा होता है जैसे उत्तर पूर्व भारत, वहाँ से अगर हम मेन लैंड मिलाएं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से बांस के बस आपको, आप देखेंगे कोई एग्जीबिशन तो उसमें छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट आपको मिल जाएंगे या फ्रेम टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इतनी अपार संभावनाएं हैं बांस के भीतर कि उससे इतने, आप अगर त्रिपुरा जाएं तो आपको इतने सुंदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। तो वो भी प्रोग्राम बनाने के लिए मैं कई राज्यों में गया, लोगों से मिला। एक मतलब जो सुविधाएं मैं कहना चाहता हूँ कि मेन लैंड के जो इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके जो करस्पॉन्डेंट हैं उनको शायद नहीं मिलती, क्योंकि वो इतना इंटीरियर में जाते भी नहीं और सारा कुछ उनका राजनीतिक बहसों पर ही केंद्रित होता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो बहुत सुदूर इलाके हैं उसमें जाने का, उनके लोग, वहाँ के लोगों से बातचीत करने का, उनके जीवन को देखने का, उनके खान पान को देखने का, उनके रहन सहन को देखने का ऐसा मौका मिला कि मतलब वो अविस्मरणीय है। एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जैसे एक बार हमारे डायरेक्टर साहब ने हमको कहा कि तुम दापोरिजो चले जाओ। दापोरिजो अरुणाचल प्रदेश में, वो मध्य अरुणाचल में बिल्कुल टॉप पर है। तो वहाँ कोई उनका स्थानीय जनजाति का कोई फंक्शन था। अब मुझे भी बड़ा उत्साह था कि देखें दापोरिजो कैसे, बड़ा मतलब बस से गए वहाँ NHPC गेस्ट हाउस में रहे। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी दापोरिजो में, आज भी वो होगी, कि एक लाइन में वहाँ पर 4 धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। मैंने कहा देखिए भारत के इतने सुदूर क्षेत्र में ऐसा समन्वय जिसकी हम लोग मुख्य क्षेत्र में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो देखने का मौका मिला। तो आप जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे आपको अजीब अजीब किस्म की नई नई चीज़ें, जैसे जब मैं बिहू के लिए ये रेडियो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो शिव सागर ज़िले में मुझे एक साहब मिले। जब मैं उनके यहाँ गया तो देखकर मैं आश्चर्य में रह गया कि उन्होंने पेपा जो है 10 मीटर लंबा बना रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 65 किस्म के वाद्य बना भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कभी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी वगैरह के लिए नहीं ट्राई किया? उन्होंने कहा ये क्या होता है? उन लोगों को अपने को पुरस्कार पाने के लिए वो काम नहीं करते, जबकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा काम करेंगे तो उसके लिए कितने पुरस्कार मिल जाएं। तो उनको पता भी नहीं था, ना उनके घर में मुझे कोई अवार्ड का कोई दिखा। लेकिन 65 किस्म के वाद्य वो शख्स बना सकते हैं और बजा सकते हैं। ये बात है 2015 के आसपास की। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं
आपने लिखा भी था। हाँ, मेरा यात्रा वृत्तांत में वो है। तो कहने का मतलब है कि आप जिन चीज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा करके प्रस्तुत करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और यहीं दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने जीवन में शांति से काम कर रहे हैं और ना उनको कोई किसी तरह के प्रचार की आवश्यकता है, ना उनको किसी तरह के पुरस्कारों की महत्वाकांक्षा है। एक गजब किस्म का पॉपुलेशन का आपको मिक्स देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रतन थियम से मेरी मुलाकात हुई। आजकल तो मैंने सुना शायद बीमार चल रहे हैं, लेकिन रतन थियम ने जो इम्फाल में रेपेट्री बनाई है एनएसडी करने के पश्चात, उनका इंटरव्यू किया तो उस समय वो पहले वहाँ पर फल उगाते थे और फल बेच के उन्होंने अपने को 67-68 में सरवाइव किया। तो सुदूर क्षेत्रों में आप देखिए रतन थियम का काम, पूरे वर्ल्ड में उनके नाटक गए, उत्तर प्रियदर्शी से लेके और तमाम नाटक। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ प्रतिभाएं नहीं हैं या वहाँ लोगों ने काम नहीं किया है। मुश्किल यह है कि हम लोग महानगरों के आकर्षण में इतने उसमें बिंधे रहते हैं कि हम लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे देश में जो केंद्र से बहुत दूर प्रदेश हैं वहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और इस मामले में मैं इम्फाल का नाम लेना चाहूँगा। इम्फाल मैंने एक ऐसा शहर देखा जो मुख्य केंद्र से बहुत दूर होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से इतना उन्नत है। खास करके अगर आप देखें जो मणिपुरी डांस है वो कलात्मक रूप से इतना उन्नत है कि ऐसा शास्त्रीय नृत्य, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो, चाहे कथकली हो, तो उससे ज़्यादा उसमें रागात्मकता है। और ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर कि आपको अगर मुख्य लैंड तक आना हो, मुख्य लैंड्स का मतलब है दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है, वहाँ से इतना दूर होने के बावजूद किस तरह से एक छोटे से स्थान में सांस्कृतिक विकास इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं और आज भी जब आपको समय मिलता है तो आप यात्राएं करते हैं। इन यात्राओं का आपके लिए क्या मायने है? देखिए, यात्राएं करने का एक मुख्य मकसद है देश को जानना। देश इतना विविध है, इतनी उसमें 700 के लगभग तो बोलियां हैं। आप जहाँ जाते हो वहाँ के जो खान पान है, रहन सहन है, वो बिल्कुल अलग है, जुदा है। तो एक जो भारतीयता का एहसास है कि हमारा देश है क्या, हम अपने देश को कैसे पहचाने। हम लखनऊ बैठ के मैं देश को नहीं जान सकता था, इलाहाबाद में रह के नहीं जान सकता था, ग्रामीण बैंक में रह के नहीं जान सकता था। रेडियो ने भी ये मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि यात्राओं के पीछे एक और चीज़ है कि मेरा जो ननिहाल वो बड़ा समृद्ध रहा। मेरी मदर के 7 भाई थे और 7 अच्छी पोजीशन पे थे। तो बचपन से ही हम लोग अपने मामा लोगों के घर जाते थे। तो जैसे एक मामा चंडीगढ़ में थे, तो 1979 में जून का महीना मैंने चंडीगढ़ में बिताया। फिर वहाँ से शिमला गए। ऐसे एक मामा हमारे एयरफोर्स में थे, तो उनकी बदौलत साउदर्न एयर कमांड में रहा मैं कुछ दिन, त्रिवेंद्रम में। तो परिवार का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके परिवार में लोग अच्छी पोजीशन बोते हैं और अलग अलग जगह होते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। तो बचपन से अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से भी जाने का मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि कोई भय नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। मैंने बताया कि मैं कोहिमा के पास, किसामा के पास एक गांव में पड़ा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने भी बड़ा वो किया। एक ये जो लोगों को क्या होता है कि किसी अनजानी जगह में जाते हैं तो वो इतने पहले से आतंकित होते हैं, अरे कश्मीर में जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कश्मीर 2 बार गया। ये बैसारन घाटी जहाँ इतना बड़ा पहलगाम वाला हमला हुआ, वहाँ हमने 2 घंटे गुजारे, इतना मज़ा आया। अभी भी मेरे पास कई पहलगाम के फल विक्रेता और घोड़े वालों के नंबर हैं। कारगिल में मैं 1 हफ्ता एक ट्रेनिंग के दौरान रुका। तो एक तो भय निकल गया, कोई भय है नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। मैं मालूम है हर जगह बहुत अच्छे लोग हैं। इक्का दुक्का की बात मैं नहीं करता, इक्का दुक्का आपको हर जगह खराब लोग मिल सकते हैं, लेकिन जो बाहुल्य है वो अच्छे लोगों का है।
और देश का कोई भी हिस्सा हो, आप कहीं भी जाएं, आपकी जो पहली शर्त है वो ये कि आपको खुद ईमानदार रहना है। अब मैंने 6.5 साल जैसे नॉर्थ ईस्ट में गुजारे, 3.25 साल शिलोंग में और 3 साल 1 महीना ईटानगर में, तो इतने हंसी खुशी से इतने लोगों को दोस्त बना के, इतनी पार्टियां करके, उसकी वजह ये थी कि लोगों को यकीन था कि भाई आदमी जो है ठीक ठाक है, कोई इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं धोखा देने लगते हो तब तो फिर आप परेशानी में फंस सकते हो। जो लोग वित्तीय प्रबंधक होते हैं, जो ऐसी जगह होते हैं जहाँ से कि फाइनेंस उनको रिलीज करना होता है, उनके लिए ज़रूर दिक्कत होती है, क्योंकि जो स्थानीय गिरोह हैं वो काम नहीं करना चाहते। हमारे साथ एक अच्छी बात ये रही कि रेडियो में हम लोग पैसा देते ही थे, पैसा कभी जो है वो और बड़े उसका धन का वितरण नहीं था, छोटे छोटे अमाउंट। तो ये भी एक एडवांटेज था। मैं कई ऐसी कहानियां सुन चुका हूँ कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में एक ऐसी जगह पर थे जहाँ की पैसे के लेन देन के केंद्र में थे, तो वहाँ उनको परेशानियाँ आती थी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि ठेका लेना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझको एक पोजिशनल एडवांटेज ये था कि हम इस तरह के जॉब में भी नहीं थे, इसलिए शायद हमने बहुत ही एक बिना किसी भय के जीवन गुजारा। फिर एक और अच्छा एक्सपीरियंस रहा विश्वविद्यालय में पढ़ाने का। जब मैं ईटानगर में था तो अतुल शर्मा वहाँ वाइस चांसलर थे। वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से गए थे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में। तो उनसे एक दिन बातचीत हो रही थी मेरी, तो मैंने पूछा आप लोग क्या कुछ नया कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको एक एनजीओ को दे रखा था उन्होंने। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में भी पढ़ा चुका हूँ और जयपुरिया इंस्टीट्यूट वगैरह में भी कुछ क्लासेस लिए हैं। तो बड़े खुश हुए। तो फिर उन्होंने, जो उस के संचालक थे कोर्स के, मोजी रिबा अपने आप में एक गजब व्यक्तित्व है। मोजी रिबा के पिताजी 6 महीने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। मोजी रिबा ने मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, लेकिन वो राजनीति में नहीं गए। उन्होंने वहाँ पर एक सेंटर खोल रखा था जो कि कल्चरल CCRD नाम से, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने 18 तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। तो जब मोजी मुझसे मिले, उन्हें पता चला कि मेरा छोटा भाई भी जामिया मिलिया का पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत खुश हुए। फिर मैं 3 साल तक विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा, लेकिन मैं केवल सैटरडेज़ को जाता था, क्योंकि बाकी दिन वर्किंग डेज़ के साथ मैं कोई किसी तरह का उसमें ऐसी धोखाधड़ी नहीं करना चाहता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और फिर ट्राइबल स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उनके नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। तो अब नाम हम याद नहीं रख पाते थे, और फिर जो बोलते थे तो वो कम बोलते हैं बच्चे। जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होते। अब हम बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई समझ में ही नहीं आता था। फिर बाद में जब मैं एग्जामिनेशन के बाद कॉपी चेक करता तो देखता, तो मैंने जितना बताया उन्होंने उसको वो बड़े अच्छे तरह से समझा। तो एक इस तरह का इंटरेक्शन हुआ कि नौकरी में रहते हुए आप विश्वविद्यालय के भी विजिटिंग फैकल्टी हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो कि आपके जब आप कहीं बाहर काम करते हैं, और ख़ास करके रेडियो ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आप किसी के पास भी पहुंच सकते थे। आप चीफ मिनिस्टर से लेकर, मंत्री से लेकर संतरी तक पहुंच सकते थे। तो ये हमारे जो माजी है, जो हमारा अतीत है, उसमें ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं, मतलब एक आध घटनाएं नहीं, यात्राओं के साथ ऐसा होता था कि कई बार मैंने अकेले यात्रा की है, अधिकतर समय अकेले यात्रा की है। अकेले यात्रा करने पर भी एक आध बार ऐसी दुर्घटनाएं होते होते बची कि पता चला कि बस जो है कहीं गड्ढे में गिर गई है, फिर दूसरी बस मंगाई गई, कोई मारुति आई। लेकिन यात्राओं का जो मेरा अनुभव है वो ये है कि हर यात्रा कुछ न कुछ आपके भीतर जोड़ती है, और किसी भी मनुष्य को, वो किसी भी प्रोफेशन में, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, अध्यापक हो, पत्रकार हो, उसको साल के कुछ दिन यात्रा के लिए नियत करनी चाहिए। सब काम छोड़ दीजिए और एक वाइल्ड ट्रैवल करिए। एक ऐसी जगह जाइए जिसके बारे में आपने कभी किसी से सुना भी नहीं हो। आप वहाँ जाने का जो, क्योंकि हर कदम पे एक नया रोमांच। जैसे जब मैं गारो हिल में गया, मेरी पत्नी आई हुई थी,
वो लखनऊ में रहती थी, मैं शिलोंग में रहता था, तो गारो हिल में मैंने नहीं देखी थी, जहाँ से हमारे पीए संगमा साहब सांसद होते थे, तुरा इलाका। अब मैं जब तुरा में गया तो मैं वो जो ईस्ट खासी हिल जिसकी कैपिटल शिलोंग है उससे बिल्कुल अलग इलाका है, वो असम से जुड़ा हुआ, और वहाँ कई तरह की संस्कृतियाँ हैं। उसके बारे में वहाँ पर कुछ अंडर जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी कुख्यात रहे हैं। एक समय तक काफ़ी वो ऐसा इलाका भी रहा है जहाँ पर कि काफ़ी जो अलगाववादी समूह हैं वो सक्रिय रहे। लेकिन अगर आप गारो हिल जाएं तो जैसे तुरा के अंदर में घुस रहा था तो मुझे लगा रहे मैं तो स्वर्ग में हूँ। तो एक ऐसी जगह जो कि कहीं भी आप जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, दूरस्थ इलाके, जैसे कुमाऊं क्षेत्र में आप मुंशियारी जाइए, आप धारचूला जाइए, आप पांगू जाइए, जहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू होती है कैलाश मानसरोवर की। तो एक नया विज़न खुलता है, एक नया क्षितिज सामने आता है, उस क्षितिज के पार आप जाते हैं, और वो चीज़ें, वो जो अनुभव है वो अपने आप में इतने सुखद हैं कि आप जब लौटते हैं तो खूब समृद्ध होकर लौटते हैं। आपको लगता है, मैं जब तक अरुणाचल प्रदेश नहीं गया था मुझे पता ही नहीं था कि भारत कैसा है। गर्मियों में वहाँ 3:45 बजे सुबह हो जाती है, प्रकाश आ जाता है। 25 मई को मैं जब एंटर कर रहा था पत्नी और बेटी के साथ, तो मैंने देखा नाहर लागुन में तमाम जो है वहाँ पर बिहारी मजदूर सामान उतार रहे हैं बसों से, और चारों तरफ प्रकाश है। हम कभी इस तरह से कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हमारे देश में जो सनलाइट है वो किस तरह से 3:45 बजे एक इलाके में आ जाती है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यात्राएं ज़रूर करनी चाहिए, उसका एक धर्म के तौर पे करिए, धार्मिक यात्राएं करिए। आप अगर इस तरह प्रकृति से जुड़ी हुई यात्रा नहीं कर सकते तो आप धार्मिक यात्रा भी करिए। लेकिन देश में इतनी सुंदर जगहें हैं, इतने सुंदर इलाके हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, हर राज्य, जैसे मुक्तिबोध की कविता है कि मुझे कदम कदम पे चौराहे मिलते हैं, एक पाँव रखता हूँ 100 राहें फूटती हैं। जिस प्रदेश में जाइए, कर्नाटक में बेटी थी मेरी बेंगलोर में, वहाँ से मैं जब कुर्ग गया मुझे लगा कि ये तो एक अलग ही दुनिया है, और कुर्ग से कई सेना में बड़े बड़े नाम कुर्ग से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आप वहाँ पर हम्पी जाइए, या और भी बहुत सारे, कर्नाटक अपने आप में इतना देखने लायक है। आप अगर केरल जाते हैं तो वो तो फिर मुझे इस बात का शरफ हासिल है, गर्व है कि मैंने भारत के 25 राज्यों की यात्राएं की है। मैंने कारगिल से लेके कन्याकुमारी, और इधर दोंग के पास अंजाऊ से लेके, हवाई से लेके, अंजाऊ की कैपिटल हवाई है जो भारत का सबसे पूर्वी जिला है, उससे लेके ओखा तक की यात्रा की है। और क्योंकि मेरी माँ की पैदाइश राजस्थान में हुई, मेरा ननिहाल राजस्थान में, तो बचपन से मेरी माँ ने मारवाड़ जंक्शन में 6 महीने पढ़ाया, तो मैं 6 महीने मारवाड़ जंक्शन भी रहा हूँ। अजमेर हमारा ननिहाल था, तो राजस्थानी कल्चर से बहुत हम लोगों की हम आंगी है, एकजुटता है। तो एक देश को जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने कोई एक शहर नहीं होता, मेरे सामने पूरा एक देश होता है। जी सर, अब थोड़ा आपकी यात्रा जो उर्दू भाषा के साथ बनी, उसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये बड़ा आपने मजेदार प्रश्न पूछा है। इसका सिलसिला कानपुर से शुरू हुआ, और ये कविता से शुरू हुआ ये कि मैं कानपुर में पोस्टेड था। भाषा सीखने का मुझे शुरू से शौक था, क्योंकि मैं बंगाली परिवारों के साथ इलाहाबाद में हमारा एक आहता टाइप का रिहायशी इलाका था, तो उसमें 20-25 परिवार थे, उसमें 4-5 परिवार बांग्ला भाषी थे। तो बांग्ला भाषा मुझे बचपन से ही समझ में आती है, मैं बोल भी लेता हूँ। तो जब मैं कानपुर में आकाशवाणी पहुँचा तो एक दिन खाना खाने गया तो देखा सामने बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, तो मैंने कहा इसका अर्थ ये होना चाहिए। तो एक कविता मैंने उसमें लिखी पहले तो आके कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ अक्षर पहचानना, धीरे धीरे शब्द हो जाएंगे चिर परिचित साथी, मिलूंगा गले उन सब से न जाने कहाँ पड़े हुए थे अब तक वो बिछुड़े, शब्दों को साथ ले घूम जाऊंगा पूरे गांव में, खटखटा के दरवाजे मिलवाऊंगा उनको सबसे, अभी तो मैं सीख रहा हूँ अक्षर पहचानना।
तो वो जो जिज्ञासा पैदा हुई, तो कानपुर में मैंने एक उर्दू टीचर को बुलाया। वो अपना मौलवी टाइप के थे, साइकिल से आते थे, ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता पहने हुए, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उसके बाद जब मैं लखनऊ आया 92 में, तो एक दिन रेडियो पे एक प्रोग्राम कर रहा था, तो एक हमारी वरिष्ठ उद्घोषिका थी, वो बैठी हुई थी बूथ पे, और हम सामने जो होता है कि एक तरफ रेडियो में जहाँ से ऑपरेट करते हैं, दूसरी तरफ जहाँ से कंपेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांट दिया। कहने कि तुमको बोलना नहीं आता है, जिला बोल रहे हो, ऐसे रेडियो में बोला जाता है। अब मैं एकदम बिल्कुल, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, ग्रामीण बैंक से आया था, और हिंदी भाषा से उर्दू से कोई, इलाहाबाद की जो ज़बान है उस वो उर्दू मिश्रित नहीं है, लखनऊ की ज़बान उर्दू मिश्रित है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर शीला मिश्रा उनका नाम तब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी एक कमी मुझे बताई है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 6 महीने बाद मेरे अंदर कुछ तब्दीली आ सके। मैं दौड़ कर गया अगले दिन, और उर्दू एकेडमी में मैंने एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स उसी समय शुरू हो रहा था, उसमें एडमिशन लिया। तो वहाँ से उर्दू की जो वोकेबलरी है उससे मैं जुड़ा, लेकिन वोकेबलरी से थोड़े बहुत सारे आपके जो है आप शब्द सीख लेते हो। जिला नहीं बोलते, ज़िला बोलते हैं, तरक्की बोलते हैं, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अब अभी तक मुझे वो अवसर नहीं मिल रहा था कि मैं रेडियो पे फुल फ्लेजेड उर्दू का जानकार बन के हूँ, वहाँ पेश हूँ। तो 2011 में ऐसा हुआ कि आकाशवाणी लखनऊ में कोई भी उर्दू स्क्रिप्ट नोइंग व्यक्ति वहाँ नहीं रहा। एकमात्र मैं था जिसको कि उर्दू की वर्णमाला आती थी। हमारे कलीग्स में, क्योंकि मुस्लिम जो हमारे कलीग थे वो रिटायर हो गए थे, ट्रांसफ़र हो गए थे, और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी आकाशवाणी की कि उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने उर्दू के प्रोड्यूसर्स की नियुक्ति की होती। अब एक गैप आ गया, तो डायरेक्टर हमारे जो थे, तो उन्होंने कहा कि प्रतुल आप उर्दू प्रोग्राम देखिए, क्योंकि आप कम से कम आपको हरूफ तो मालूम है, आप वर्णमाला तो जानते हो, यहाँ तो और कोई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने कहा ठीक है, चलिए देख लेंगे कोई भी प्रोग्राम। हम लोग भाई जब आए हैं, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अब वहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि जो काम करने वाला मैं अकेला था। कुछ दिन बाद मेरे साथ कोई सहायक भी नहीं था। कुछ ऐसी पॉलिसी बनी कि सहायक भी हटा दिए गए, और मुझको रेडियो पे बोलना पड़ता था, मुझे उर्दू में बोलना पड़ता था। तो मैं उर्दू में जो बोलता था, तो उसके बाद अगर कहीं कोई शब्द मैं गलत बोल गया तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करके, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब आफत गले में पड़ ही गई है, हमारी रोजी रोटी से जुड़ी है, और एक मौका है कि मैं अपने को प्रूव करूं, तो फिर मैंने कई घंटों कुर्सी पे बैठ के उर्दू पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि अब इसमें थोड़ा हम जो है सुधार लाएं, इसमें शार्पनेस लाएं, इसमें एक परफेक्शन लाएं। और वो जो उर्दू मैंने सीखनी शुरू की, तो फिर उसकी मेहनत बहुत की। कई घंटे में अखबार, कौमी आवाज़ पहले आता था, फिर इनकलाब आया, फिर आग अखबार यहाँ जो लखनऊ से छपते थे। कौमी आवाज़ तो मैं 93 में ही पढ़ता था, उस समय कौमी आवाज़ हाथ से लिखा जाता था। बाद में जब 2011 में मुझे मौका मिला, तो फिर देखिए भाषा सीखने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि आप अखबार उसका ले लीजिए। तो अखबार में जो खबरें होती हैं वो, और हिंदी का अखबार रख लिया कि इसका अर्थ यही होगा। तो हमें उसमें मतलब मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत की। फिर 2013 मेरा ट्रांसफ़र हो गया शिलोंग। अब शिलोंग ट्रांसफ़र हो गया, तो जब मैं लौट रहा था 2017 जनवरी में, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि भाई मैं उर्दू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट रेडियो प्लेज में और डॉक्यूमेंट्रीज़ में है। तो आप ऐसा करिएगा कि किसी और को उर्दू दे दीजिएगा, वो अपना देखे, और आप मुझे इससे अब बरी करिएगा। मैं देख चुका हूँ, 3 साल देख चुका हूँ, काफ़ी मैंने देखा कि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो आपको उसमें उसके अदब में जाना पड़ेगा। तो हमारे डायरेक्टर साहब जो उस समय थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को दे देंगे। जैसे ही मैं आया तो उन्होंने फिर थमा दिया। उन्होंने कहा नहीं, देखना अब तुम्ही को है। तो फिर मुझे मौका मिला, फिर मैंने तकरीबन 3 साल उर्दू प्रोग्राम, और इस बार उर्दू प्रोग्राम देखने के लिए मुझे एक चैलेंज था कि उस समय
अकेले ही मुझे वो प्रोग्राम करना पड़ता था। एक दो असिस्टेंट एडिटिंग वगैरह करने के लिए रहते थे, लेकिन ज़बान के लिए तो देखिए, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़बान का मसला ये है कि आप अगर बोलने वाले आप उस माहौल में हैं, और लखनऊ इस मामले में बहुत ही मखसूस है कि यहाँ बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है। यहाँ जो उर्दू आम लोग भी जो शिक्षित लोग हैं बोलते हैं, उनमें बड़े नुक्तों का ख्याल रखते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक फ़ोन मेरे पास आता था लैंडलाइन पे, तो एक मोहतरमा थी कोई, तो वो मुझसे कहें, प्रतुल भाई आप बहुत गलत उर्दू बोलते हैं। जब मैं शुरुआत में 2011 में देख रहा था, तो मैं उनसे कहता था कि मजाक करता था कि आप वो कोई मुस्लिम महिला थी, मैं कहता था भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसको ज़रा सही करवा दीजिए। तो कहे नहीं मैं पर्दा नशी हूँ। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप आइए थोड़ी मुलाकात। अच्छा, क्योंकि फ़ोन आता था हमेशा लैंडलाइन पे, तो उनका नंबर मुझे मिलता नहीं था, लेकिन वो बार बार फ़ोन करके कहें आज आपने ये गलत बोला, आपने वो गलत बोला। तो मैं उनका शुक्रगुजार भी था कि भाई चलो कोई बता रहे हैं। लोग बड़े ध्यान से, एक तो रेडियो का उर्दू प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुना जाता है, और एक साथ वो 5 केंद्रों से नश्र होता है। जो एक प्रोग्राम लखनऊ से जो स्टार्ट होगा, वो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, रामपुर, ये कम से कम 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ से कि वो प्रोग्राम नश्र होता है। तो उससे ये होता था कि इतने बड़ी तादाद में, फिर मैंने एक फ़ोन इन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें लोग जो है प्रोग्राम के बारे में अपनी राय बताएं। तो इतने फ़ोन आते थे आज़मगढ़ से, गोरखपुर से, रामपुर से, बरेली से लोग। एकमात्र आकाशवाणी का ऐसा प्रोग्राम है जो रेगुलरली कई केंद्रों से 5 केंद्र उसमें हैं। तो वो 5 केंद्र जो है उसमें इलाहाबाद एक नाम छूट रहा था, अब तो प्रयागराज हो गया। तो लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, रामपुर, ये यहाँ से तो ओरिजिनेट होता है, यहाँ प्रोडक्शन भी होता है। बनारस में ओरिजिनेट नहीं प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वो रिले करते हैं। तो एक बड़ी हमें वो मिली, पॉपुलेशन मिली, बहुत सारे उसमें बढ़िया हमें लोगों से किस्से सुनने को मिले। बड़े बड़े जो जैसे मलिकज़ादा साहब थे, तो मलिकज़ादा मंजूर अहमद, जिन्होंने कि सैकड़ों मुशायरों की निज़ामत की संचालन किया, तो वो बड़े किस्सा गो इंसान थे। तो बड़े मज़ेदार किस्से उन्होंने सुनाए। उनके संगत में बैठ के उर्दू वर्ड के भीतर क्या पक रहा होता है। जैसे एक किस्सा उन्होंने ये सुनाया कि एक बार वो फिराक साहब से जब पहली बार मिले, तो उन्होंने कहा कि फिराक साहब ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, इसी तरह से बोलते थे फिराक साहब। उन्होंने कहा कि मलिकज़ादा। तो फिराक साहब ने कहा मलिकज़ादा। तो मलिकज़ादा साहब भी बड़े मतलब मस्त आदमी थे, तो कहते हैं इसका रदीफ हरामज़ादा से मिलता जुलता है। तो फिराक साहब कहते हैं आदमी पढ़े लिखे मालूम होते हो। तो हम लोगों की क्या दिक्कत है हिंदी वालों की, कि हिंदी वाले उर्दू वालों से बहुत राब्ता नहीं कायम करते। पता ही नहीं रहता, जैसे लखनऊ में भी सैकड़ों हिंदी के रचनाकार होंगे, उनको ये नहीं पता कि उर्दू के अंदर कौन रचनाकार है, उसकी क्या तख्लीकात हैं, वो किस तरह से राइटिंग्स हैं। तो मुझे मैं कुछ उन चुनिंदा लोगों में बन गया जो कि उर्दू साहित्य के और स्थानीय स्तर पे उर्दू साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ कौन से रचनाकार हैं, कौन महिला रचनाकार हैं, और उन्होंने जो जो किस्से सुनाए, कोई मुशायरों का किस्सा सुना रहा है, तो कोई ये सुना रहा है कि फलाने शायरा जो हैं वो अपने उस्ताद के अशार पढ़ देती हैं। मतलब वो जो निटी ग्रिटी है वहाँ के अंदरूनी चीज़ें, क्योंकि 7 साल प्रोग्राम देखना एक बड़ा वक्फा था, एक बड़ा पीरियड था। तो रेडियो ने मुझे इतने दिशाओं से समृद्ध किया कि मुझे लगता है कि मैं और कोई नौकरी करता तो शायद उतना कामयाब नहीं हो पाता जितना रेडियो की नौकरी ने मुझे कामयाबी प्रदान की। सर, अब चलते हैं आपके बचपन की तरफ। और उस बचपन में आप इलाहाबाद में थे, और इलाहाबाद तो उस समय साहित्यकारों का गढ़ था जी। कई सारे लोगों का आपके घर आना जाना था जी। कौन कौन लोग हैं जिनको लेकर के लगता है कि उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ा है? देखिए, सबसे बड़े तो हमारे पिता तुल्य भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। मैं उनकी एक तरह से उनका दत्तक पुत्र था। भैरव जी क्या, मेरा पहले वो हमारे घर से पास ही लूकरगंज में रहते थे, बाद में बेनीगंज चले गए। तो भैरव जी के साथ में
इतना बैठता था कि हफ्ते में अगर मैं एक दिन ना जाऊं तो उनको भी बेचैनी होने लगती थी कि मैं क्यों नहीं आया हूं। और उनसे मैंने तमाम तरह की, भैरव जी का एक अपना मिजाज था, लठ मार टाइप का। उनको नामवर सिंह ने एक बार उनके सम्मान समारोह में सोटा गुरु कहा, तो वो जो है बड़े ही मतलब कोई बात को ऐसे उस तरह से कह देते थे कि जो दूसरे लोग शायद कभी हिम्मत नहीं करते। लेकिन भैरव जी ने बड़ा स्नेह दिया, और भैरव जी के साथ मेरी बहुत लंबी संगति रही, और उनके जीवन के तमाम पक्षों को भी मैंने देखा। उसमें कुछ बड़े विचित्र पक्ष भी थे जिन पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन भैरव जी का एक ऐसा अनुशासन होता था। एक तो वो शाम को बैठ जाते थे लिखने के लिए, और वो एक छोटा छोटा लिखते थे और हाशिया डाल के लिखते थे। तो उसमें उनका एक पहला कमरा था, उसमें एक मेज़ और एक कुर्सी लगी रहती थी, और उसमें वो नियमित रूप से, इलाहाबाद में जिस मोहल्ले में हम रहते थे वो मोहल्ला भी बड़ा गजब था साहित्यकारों की दृष्टि से। वहाँ पर 3 बड़े साहित्यकार हमारे पिताजी के अलावा रहते थे। नरेश मेहता जी, जो अपने घर के आगे हमेशा श्री नरेश मेहता लिख उनकी वो रहती थी, जो नाम पट्टिका है। दूसरे उपेंद्र नाथ अश्क जी, तीसरे भैरव जी। और मज़े की बात यह है कि तीनों में बोलचाल नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी की सबसे बोलचाल थी। तो हमारे घर में भैरव जी भी आते थे, नरेश मेहता जी भी, वो आते थे साल में एक बार होली के समय, और अश्क जी बाद में, काफ़ी बाद में आए, लेकिन फिर बहुत नियमित रूप से आते थे। तो मैं इस मामले में मानता हूँ कि मेरा बचपन बड़ा समृद्ध रहा। और ज्ञान रंजन जी का भी घर था, तो उनके पिताजी वहाँ पर एक राशन वाले की दुकान थी, भगवान दीन उसका नाम था शायद, उसके यहाँ बैठे हुए मिल जाते थे। उनका थोड़ा दूर था। ज्ञान रंजन जी बहुत पहले इलाहाबाद छोड़ चुके थे। लेकिन ये 3 जो विभूतियाँ थीं, ये तीनों एक तो नियमित राइटर थे, फुल टाइम राइटर थे। चाहे अश्क जी हों, चाहे नरेश जी हों, चाहे भैरव जी हों। इन्होंने विपुल साहित्य भी लिखा। उसमें कितना सार्थक है ये बात अलग है, लेकिन लिखने के मामले में रेगुलर थे। अश्क जी ने तो स्टेनो वगैरह रख रखे थे। नरेश जी भी अपना एक चौकी पे बैठ के लिखते थे। तो पहला तो भैरव जी का बहुत असर है। भैरव जी ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया, बहुत सारे बातों को क्लियर किया। दूसरे अमरकांत जी, अमरकांत जी से भी हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे, और हमेशा उनके बड़े पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अरुण वर्धन, फिर दूसरे अरविंद, और तीसरे संध्या दीदी। अच्छा, इनको हम दोनों को, मैं ये हिंदी के 2 ऐसे साहित्यकार थे जिनको ताऊ जी कहता था। बाकी मार्कंडे जी को कभी हमने ताऊ जी नहीं कहा, या किसी और को नहीं कहा। केवल ये अमरकांत जी, हमारे अमरकांत जी ताऊ जी, और भैरव जी ताऊ जी थे। अमरकांत जी जो है वो बहुत एक तरह से कम बोलते थे, और बहुत ज़्यादा कभी मैंने उनको उत्तेजना में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने परेशानियां बहुत सही अपने ज़िंदगी में। बहुत सारे पारिवारिक कारणों से वो बहुत लंबे समय तक परेशानियों के दौर से रहे, लेकिन उनके अंदर गजब का धैर्य था। वो उन परेशानियों में भी कभी उनके मतलब चेहरे पे ऐसे शिकन नहीं होती, हमेशा मुस्कुरा के मिलते, और शतरंज बहुत अच्छा खेलते थे। तो एक बार हम लोगों को भी शतरंज खेलने का शौक लगा, तो ताऊ जी आते थे, तो शतरंज में वो तुरंत वो हरा भी दें। और सिगरेट बहुत पीते थे। सिगरेट तो पहले भैरव जी भी शुरुआती दौर में पीते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। जब लुकरगंज वाले मकान में रहते थे तो उनके पास क्रेट के क्रेट रहते थे कैप्स्टन के। अच्छा, अमरकांत जी सिगरेट पीते थे तो छल्ले निकालते थे। वो सिगरेट पियेंगे तो ऐसा करेंगे तो छल्ले बड़े अच्छे लगते थे अमरकांत जी के। फिर दोनों लेकिन बहुत सहज थे, और दोनों का मेरे प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति बहुत ही अपने बच्चों जैसे ही हम लोग को ट्रीटमेंट होता था। मतलब ये स्थिति थी कि जब कक्षा 6 में लुकरगंज में एक अग्रसेन इंटर कॉलेज, वहाँ मेरा एडमिशन के लिए हुआ, तो भैरव जी पापा के साथ गए थे एडमिशन करवाने के लिए। तो इन दोनों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, और दोनों को मैंने देखा कि भैरव जी का तो जो भैरवी रूप है वो कई बार देखने को मिलता था। बड़ा उसमें बड़े विचित्र किस्म के अनुभव होते थे। एक बार वो उनके बेटे जयप्रकाश जी के दूसरा, जो उनकी बहू के दूसरा बच्चा लड़की हुई थी, तो वो डफरिन हॉस्पिटल में और भैरव जी बैठे थे। तो तब तक एक नर्स आई, उसने कहा कि आपने मेरी शिकायत की।
तो भैरव जी कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हारी शिकायत की, तुम एक नंबर की काम चोर हो, एक नंबर की बदमाश हो। वो बेचारी जो आई थी कि मतलब कुछ उनको डराएगी या कंप्लेंट करने, वो भागी उल्टे पांव। तो वो इतने एकदम फट पड़े उस पे। और अमरकांत जी लेकिन बहुत शांत आदमी थे, एकदम देवता की तरह से, और इतने उन्होंने कष्ट सहे। और लेकिन लेखन के मामले में अमरकांत जी भी रेगुलर राइटर थे। उन्होंने इन्हीं हथियारों से जैसा बड़ा वो लिखा। अच्छा, इन लोगों का जब ये मिलते थे तो अपने साहित्य पे मेरी राय भी लेते थे। जैसे एक बार नौजवान नाम का एक उपन्यास भैरव जी ने मुझे दिया कि इसे पढ़ो। वो वाकई बहुत ही कूड़ा उपन्यास था। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बेकार उपन्यास है। मैंने कहा कि कैसा लगा, मैंने कहा थोड़ा सा आपने ज़्यादा उसको थ्योरेटिकल कर दिया है। इसी तरह जब अमरकांत जी की कहानी संग्रह मित्र मिलन और अन्य कहानी आया तो अमरकांत जी ने पूछा कि कैसी लगी। मैंने कहा नहीं ताऊ जी बहुत बढ़िया कहानी। और वाकई उसमें वो मित्र मिलन वाला जो संग्रह है उसमें एक कहानी है लड़की और आदर्श, तो वो बड़ी अलग तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी अमरकांत जी ने। तो ये था कि वो हमेशा बड़े बराबरी के दर्जे बात करते थे। अमरकांत जी बार बार मुझसे पूछें कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हम कहे पत्रकार, तो कहने लगे कि अच्छा, लेकिन उसमें भी बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। दोनों ही लोग माया प्रकाशन से जुड़े रहे। अमरकांत जी जो है वो मनोरमा पत्रिका के संपादक रहे। और मेरी पहली रचना अमरकांत जी ने ही छापी है। हुआ ये कि 1975 की बात है, तो उस समय जुनेको ताबेई वो एवरेस्ट पे चढ़ी। तो मेरी माँ ने, पड़ोस में एक चाची जी रहती थी, मिश्रा चाची जी, तो उनसे कहा कि अरे कमलेश की अम्मा देखो एक महिला जो है एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अरे पुतुल की अम्मा, हम लोग के पास तो इतना काम रहता है, फुर्सत ही नहीं कहीं जाने की। तो मैंने ये बात अमरकांत जी को बताई। मैंने कहा कि ताऊ जी वो ईजा, हम लोग माँ को ईजा कहते थे, हमने कहा ईजा ने बगल में चाची जी से कहा कि एक महिला एवरेस्ट पे चढ़ गई, तो वो कह रही है हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती कहीं जाने की। तो उन्होंने कहा तुम इसको चुटकुले के रूप में लिखो। तो उन्होंने मनोरमा में छापा चुटकुला और उसको फर्स्ट प्राइज। तो मेरी जो पहली रचना थी वो मनोरमा में, उस समय मुझे शायद 60 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसे बड़े रोचक प्रसंग। एक और मज़ेदार किस्सा है जो कि भैरव जी के घर में घटित हुआ। भैरव जी का घर हमारे घर से एक फरलांग पे था। जब लुकरगंज में रहते थे तो उनके एक भतीजे थे, प्रेमचंद उनका नाम था। तो एक दिन मैं भैरव जी के यहाँ बैठा था, तो तब ताऊ जी और ताई जी और मुन्नी दीदी इन्होंने कहा कि अरे प्रेमचंद आ गए, प्रेमचंद आ गए। तो काफ़ी छोटा था मैं, 7-8 साल का रहा हूँगा, लेकिन प्रेमचंद का नाम सुनते थे, कहीं कहानी पढ़ी होगी ईदगाह वगैरह। तो मैं घर में आके मैंने पापा से कहा, मैंने पापा पापा भैरव जी के यहाँ ना प्रेमचंद आए। तो पापा ने भी थोड़ा उसमें आनंद लिया। कहने लगे कैसे आए। मैंने कहा अरे होल्डल होल्डल और उनके साथ अटैची भी है। कहने यार अगर प्रेमचंद को आना था तो अमृत राय के यहाँ क्यों नहीं गए, वो भैरव जी के यहाँ क्यों गए। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन आए हैं प्रेमचंद जी वहाँ आए हुए हैं। बाद में जब पता चला कि वो तो उनके भतीजे हैं। तो इस तरह के जो साहित्यिक परिवेश में इस तरह की बातें होती थी, इस तरह के जोक्स वहाँ क्रिएट होते थे, वो बड़े मज़ेदार थे। नरेश मेहता जी का किस्सा एक है कि नरेश जी जो है वो शाम के समय खुलदाबाद एक तिराहा था, वहाँ पे वो खुलदाबाद सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं, काछी लोग होते थे, कुशवाहा जाति के, उनके साथ बैठे रहते थे। उनका बगल में ही वहाँ से 200 मीटर पर नीला प्रकाशन 5 खुसरोबाग रोड था, लेकिन वहाँ वो जाते नहीं थे। तो एक दिन हमारे घर में एक वर्कशॉप के कर्मचारी आए, मुस्लिम थे। तो वो बड़ी उनकी चकाचक साइकिल थी। तो थोड़ी देर बाद वो अपना कोई प्रसाद वसाद देने आए थे, शबे रात का, शायद शबे बारात का। उसके बाद चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, कह लेंगे मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो पापा ने कहा भाई इनकी जाके खुल्लाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तो मैंने उनको अपनी साइकिल में बैठाया। तो मैंने पूछा कहाँ पर, तो वहाँ देखा नरेश जी बैठे हुए हैं। नरेश जी का ये नियमित क्रम था, शाम को वो खुल्दाबाद के सब्जी व्यापारियों के साथ बैठ के अपनी महफिल सजाते थे। तो मैं गया, मैंने कहा चाचा जी नमस्ते। कह लेंगे हाँ नमस्ते, कहो बेटा कैसे हो। मैंने कहा वो चाचा जी एक काम था आपसे। कह लेंगे क्या। हमने कहा ये पापा के ऑफिस में काम करते हैं, इनकी साइकिल चोरी हो गई है।
तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, मतलब आपको बता दिया यहीं से चोरी हुई है पड़ोस से। कहने लगे अब जाओ रिपोर्ट लिखवा दो, हम क्या कर सकते हैं। मैं चला गया, लौट के आया तो उधर ही से मैं गुजर रहा तो देखा साइकिल चमचमाती हुई खड़ी हुई है। फिर वहीं नरेश जी बैठे तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा कि कहने लगे अरे वो तुम्हारे जो पापा के ऑफिस के वर्कर हैं उनको पता नहीं साइकिल कहीं आगे खड़ी कर दी थी, बता रहे हैं चोरी हो गई। लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो चोरी हुई होगी, और जो वहाँ के व्यापारी लोग थे, वहाँ के दबंग लोग थे, तो उन्होंने शायद उनको पता भी होगी ये चोरी किसने की है। तो इस तरह से ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से जो है बचपन में होते रहते थे। तो एक बड़ा समृद्ध साहित्यिक परिवेश मैंने जिया अपने बचपन में। दर्शकों को मैं बताना भूल गया कि आप शेखर जोशी जी के बेटे हैं और उनके साथ एक लंबा आपने समय बिताया है, और उनके जीवन के जो अंतिम 10 वर्ष हैं उसको लेकर के आप एक संस्मरण लिख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो हम चाहते हैं कि बाबूजी की जो वो अंतिम 10 वर्ष हैं उसकी क्या यादें आपने लिखी हैं, अभी रफ़ी सही, लेकिन अगर कुछ बात करेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। देखिए, एक हमारे पिताजी के मामले में कुछ रोचक तथ्य ये हैं कि एक लंबे समय तक वो बिल्कुल चर्चा के केंद्र में ही नहीं थे, और ये समय शुरू होता है मुझे लगता है कि सन 65-64 से लेके और 80 तक का ये समय था, 80 या 85 तक का, कि जब कोई बहुत ज़्यादा उनके बारे में बातचीत नहीं होती थी और उनको ऐसा मान लिया गया था कि एक गुमनाम टाइप के लेखक। अच्छा, उन्होंने उस बीच में कोई बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी नहीं लिखी, लेकिन 1986 में उन्होंने ये कहते हुए 8 साल पहले नौकरी से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था कि मैं नियमित लेखन करूँगा और लिखूँगा, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में वो नहीं था। और मुझे भैरव जी ने एक दिन कहा, मैंने कहा पापा वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं? कहना क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा लेखन के लिए। कहना वो तो नियमित रूप से लिखते ही नहीं है, वो तो कभी कभी लिखते हैं। तो ये बात मुझको भैरव जी की बाद में बड़ी मार्के की लगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी पिताजी ने हमारे केवल 2 या 3 कहानियां लिखी। एक नौरंगी बीमार है लिखी, एक आशीर्वचन लिखी, और एक पुराना घर लिखी। लेकिन 2013 के बाद मैंने अपने पिताजी के व्यक्तित्व में एक बड़ा ही बहुत ही व्यापक परिवर्तन देखा, और बड़ा चौंकाने वाला देखा कि जो शख्स इतने साल तक बिल्कुल नहीं लिखता था, बहुत कम लिखते थे, साल में कभी एक आध कोई चीज़ लिख दी, तो वो अचानक मेरी माँ की मृत्यु 2012 23 अक्टूबर को हुई। उसके बाद वो रेडियो कॉलोनी लखनऊ में हमारे साथी रहते थे, लेकिन फिर वो नियमित रूप से कुछ ना कुछ लिखते थे। और उन्होंने कुमाऊनी में बहुत लिखा, क्वाथ करके, क्वीड़ वो होता है एक जो लोकल लिंगो है वो, तो उसमें जैसे कहना चाहिए कि पर्सनल बातचीत जैसी चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने मेरा ओलिया गांव जैसी किताब लिखी। उन्होंने फ़कीरों के शहर इलाहाबाद में लिखा। शायद उसकी वजह ये थी कि माताजी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद उस अकेलापन को भरने के लिए और बचे हुए जो मतलब उनको लग रहा था कि मुझे लिखना चाहिए, तो जो लास्ट 10 ईयर्स हैं, उन आखिरी 10 वर्षों में वो एक नियमित लेखक के रूप में मुझे नजर आए। फिर मुझे इस बात का भी यह एहसास हुआ कि जो कोई लेखक होता है उसको आप कभी बाध्य नहीं कर सकते। मनोहर श्याम जोशी जी ने एक बार मुझसे कहा कि उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया था। 50 साल की उम्र में आके कसब उन्होंने कई 20 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। फिर वो जब कसब से उन्होंने शुरू किया शायद 48 उम्र के अपने 48वें साल में, तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि कोई लेखक है तो लिखता रहेगा, लेखक बहुत मूडी व्यक्ति भी हो सकता है कि उसको नहीं मूड है, नहीं लिखना है, लेकिन अचानक मूड बन जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ। मेरा ओलिया गांव जैसी बहुत ही एक ये महत्वपूर्ण किताब है जिसमें कि पिछली सदी के तीसरे और चौथे दशक के कुमाऊं के गांव का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। अच्छा, मेमोरी बड़ी शार्प थी पापा की, वो एक एक छोटी से छोटी घटनाओं को उनको याद करने की आदत थी, और बहुत ही वो चीज़ों को सलीके से रखने के आदी थे। जैसे मैं जब पढ़ता था तो एमए में मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, और 5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में मैं 5-5 किताबें रखता था, 25 किताबें होती थी। तो मेरी टेबल जो है वो कहते थे तुम्हारा ये टेबल जो है कब्रिस्तान बना हुआ है, वो आएंगे सलीके से उसको सही रख करेंगे,
हम बिल्कुल अपने पिता से कई मायने में बड़े उलट थे। तो जो आपने सवाल पूछा वो ये था कि जो आखिरी 10 वर्ष, तो आखिरी 10 वर्ष वाकई वो अपनी वो बैठ जाते थे घर में, सुबह से ही नहा धो के। अच्छा, पापा की एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि सुबह से उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बाल वाल काटेंगे। तो मैं कहता था मुख्य अतिथि जी अब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कई जगह वो मुख्य अतिथि अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बनते ही थे। तो हमने कहा हम लोग तो हो सकता है दिन में 2 बजे नहाएं, तो सुबह से व्यवस्थित होके फिर बैठ जाएंगे। और एक ट्रंक है उनका जो अभी भी मेरे पास है, तो उसमें से कोई चीज़ निकाली, वो चीज़ जो है उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ते थे, क्योंकि उनकी रेटिना जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो लेकिन इतनी नियमितता थी, और कोई भी चीज़ हो उसको वो पूरा पढ़ेंगे, फिर बड़े बड़े हर्फ में लिखेंगे, फिर वो नवीन जोशी जी को भेज देंगे, वो नवीन जी उसको टाइप करके फिर नैनीताल समाचार में या किसी पत्रिका में भेज देंगे। तो एक अलग किस्म का परिवर्तन दिखा। वो परिवर्तन माता जी की मृत्यु के बाद आया। मुझे लगता है कि उसके पीछे एक या तो उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे जो बचा हुआ जीवन है उसमें जो भी मेरे पास मैं नहीं कह पाया उसको कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक मूड की बात भी है, वो अपने अकेलेपन को काटने के लिए उन्होंने किया। लेकिन आखिरी 10 वर्षों में उन्होंने जितना लिखा, और वो बहुत सारी चीज़ें चूँकि कुमाऊनी भाषा में हैं, तो इसलिए लोगों तक अभी वो एक उसका भी संग्रह आ रहा है। इसके अलावा नए नए लोगों को पढ़ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से डॉक्टर ने मना कर रखा था, फिर भी पढ़ते थे। तो हमको एक व्यक्ति जो कि वर्षों तक, मुझसे अमरकांत जी कहते थे कि भाई शेखर लिखते क्यों नहीं है, तो ये प्रश्न मैं अपने पिताजी से नहीं पूछ सकता था। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ये कहते हुए लिया था कि अब मुझे लिखना है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो जो किसी भी लेखक का आकलन आप एक तराजू के आधार पे नहीं कर सकते। वो उसको बहुत मूडी भी हो सकता है। हो सकता है कि ज्ञान रंजन जी देखिए, उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी, उसके बाद फिर कोई कहानी उन्होंने नहीं लिखी। घंटा बहिर्गमन या छलांग, इस तरह की कहानियों के बाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। तो हम लोगों को ये एहतियात बरतनी चाहिए कि किसी का भी मूल्यांकन करते समय ये न समझें कि अगर उसने प्रचुर मात्रा में नहीं लिखा तो वो बड़ा लेखक नहीं है। उसने जो लिखा है वो महत्वपूर्ण कितना है, और जो उसके अच्छा लगाव, पिताजी को चीज़ों के जीवन से मोह बहुत था। मतलब अपने पोतियों के साथ मोह, अपने बेटे बेटियों के साथ मोह, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बहनों के बच्चों के साथ मोह, वो उसमें इतना मोह था चीज़ों से। यद्यपि उसका प्रतिफल हम लोगों को नहीं मिला। वही उनकी डेथ के बाद बहुत सारे रिश्तेदारों ने कभी एक बार भी झांक कर नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। आज की शायद ये आधुनिक ज़माने का ये जीवन धर्म हो गया है। लेकिन पिताजी उनके ऐसे बहुत सोशलाइज नहीं थे कि वो लखनऊ में हो तो यहाँ के साहित्यकारों के साथ गप्पे मारें, या बहुत कम इक्का दुक्का साहित्यकार हमारे घर में आते थे लखनऊ के, चाहे वो किन कारणों से नहीं आते थे मुझे नहीं मालूम। लेकिन पिताजी का भी स्वभाव ऐसा नहीं था। बहुत ही कम लोगों से मिलना, बहुत कम बोलना और कम खुलना। उनका जो सर्किल था, जैसे इलाहाबाद में भी तो मार्कंडे जी, अमरकांत जी, भैरव जी, ये इनकी और 4 लोगों की का एक ग्रुप माना जाता था। उसके बाद सतीश जमाली भी आते थे, बहुत दूधनाथ सिंह बहुत बाद में आने लगे थे, अश्क जी बहुत बाद में आने लगे थे। तो ऐसे कोई बहुत यारबाश वो तो नहीं थे, लेकिन एक उनके जो जीवन है वो एक जैसे कहा जाए, जैसे हम कर्व बनाए तो ऊपर नीचे इस तरह का। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने 26 साल की उम्र में कोसी का कटवारे जैसी कहानी लिख दी हो और एकदम टॉप पे आ गया हो, फिर उसके बाद 20-25 साल तक गुमनामी में रहा हो, तो कई बार हम लोगों को बड़ा संकोच होता था बताने में कि हमारे पिताजी कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होता था। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में, खास करके 70 साल के बाद, उनको बहुत सम्मान मिला, बहुत प्रतिष्ठा मिली, बहुत उनकी रिकॉग्निशन हुई। लोगों ने स्वीकारा कि एक बड़े रचनाकार हैं। और उसमें उनके मैंने मित्र विश्वनाथ त्रिपाठी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने लगातार इस बात को, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का कोई लेख
ऐसा नहीं होगा जब हिंदी कहानी पे चर्चा होगी जिसमें उन्होंने अमरकांत जी और पापा पर चर्चा नहीं की हो। तो वो इस मामले में बड़े भाग्यशाली थे कि उनको विश्वनाथ त्रिपाठी जी जैसा एक बहुत ही समर्पित दोस्त मिला। तो एक गजब किस्म का व्यक्तित्व वो पिता के रूप में मैंने पाया, और वो व्यक्तित्व उनके मैं बिल्कुल उलट था। क्योंकि मेरे पिता के साथ क्या हुआ कि 11 साल की उम्र में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वो ननिहाल चले गए, वहाँ मामा अजमेर के पास केकड़ी में रहते, तो वहीं मेरे नाना भी एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। तो बचपन से थोड़ा उनका व्यक्तित्व भी बहुत सप्रेस रहा। एक जो होता है ना, जब चाइल्डहुड सप्रेस होता है तो बच्चा जो है, एक उनकी कहानी है, पढ़ना चाहिए लोगों को उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए। जिद्दी में जो जिस तरह से वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर कहानी है, वो उन्हीं का अक्स है उसमें। और हमारे साथ ये रहा कि एक समृद्ध ननिहाल, माता जी भी उतनी ही डोमिनेटिंग, अपने 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर की, तो हम लोग थोड़े वोकल रहते थे। तो पिता से हमारे संघर्ष भी बहुत होते थे। कई बार मैं उनकी बातों से बहुत मुत्तफिक नहीं रहता था, सहमत नहीं रहता था। मैं जो कहता था नहीं, आपको ये बहुत संकोच है आपको इस विषय पर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उस जो संस्मरण की आप बात कर रहे हो उसमें मैंने इन बातों को रखा है जी। और बहुत जल्दी वो प्रकाशित भी होगा। सर, हम लोग अपनी बातचीत अब यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी ही फिर किसी मोड में मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका संस्मरण जल्दी पूरा होगा और हिंदी समाज को पढ़ने को मिलेगा। शेखर जोशी जी की जो छवियां बनी हैं वो टूटेंगी और एक नए परिचय से उनको जरूर मिलेगा जानने का मौका। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं। बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी।